गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते बिना समय वेस्ट करें। वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोगों ने कल किया था एंड मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोग है ना NCERT 9.1 9.2 9.3 करें। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि टाइम कितना लगेगा और ये 9.3 में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, आई होप आपने किया होगा, कुछ तो किया होगा, और नहीं किया होगा तो बहुत 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 बुरी बात है। ठीक है, तो मैं आपसे थोड़ी देर से आप पूछूंगा आप सबसे कि कितना कितना होमवर्क किया है। फिर हम लोगों ने कल वेरिएबल सेपरेबल के 2 ही क्वेश्चन करे थे ना। ओके, 3 कर लिए थे। सो लेट अस स्टार्ट है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सारे NCERT के लेवल के क्वेश्चन है। इनफैक्ट कुछ कुछ क्वेश्चन तो NCERT के ही है, आप लोगों ने किया होगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है ना। बाद में अपने को पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों गिवन है। तो देखो करना क्या होता है, कभी भी आपको ये वाली सिचुएशन मिलती है कि डेरिवेटिव है और फिर वेरिएबल है दूसरे, तो आप समझ जाइए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपको ये भी बताया कि आपको ऑर्डर हमेशा फर्स्ट ही मिलेगा, कभी भी आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, इस सिलेबस में आपके है ही नहीं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है ना कि हमको सेकंड ऑर्डर नहीं सॉल्व करना है, और आपको डिग्री भी 1 मिलेगी, इसकी पावर हमेशा 1 रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर या होल क्यूब, है ना, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, हालांकि वो सब भी मिलता है तो सॉल्व किया जा सकता है, बट अपने सिलेबस में है ही नहीं बिल्कुल भी, और आएगा भी नहीं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपने को साफ साफ दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस वाई। तो यहाँ पे 1 माइनस वाई पूरा वाई का टर्म हो गया ना, तो इसको अपन डी वाई के साथ ले जा लेंगे। तो डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू डी एक्स। ये वाली सिचुएशन के बाद जब डी वाई के साथ पूरा वाई का टर्म है और डी एक्स के साथ पूरा एक्स का टर्म है, तो आप इंटीग्रेट करते हो, तो विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन ऑफ 1 माइनस वाई और अपॉन -1 आएगा, यहाँ -1, और ये डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस सी। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन करें। दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ये, मैं आपको बार बार एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग मेंटली हमेशा रेडी रहो और आप इसका साइकोलॉजिकल प्रेशर ना बनाएं। y log y इंटू डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या सारे y के टर्म अलग किए जा सकते हैं, सारे x के टर्म अलग किए जा सकते हैं। अगर किए जा सकते तो क्वेश्चन बड़ा आसान है ना। y log y इंटू डी एक्स, ये माइनस ऑफ एक्स डी वाई को आर एच एस में फेंक दो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स डी वाई। ओके, अब देखो ये पूरा y का टर्म है, ये पूरा x का टर्म है, तो y का जो भी टर्म है उसको आप y डी वाई के साथ लिख दो, और x के जितने भी टर्म्स है उसको dx के साथ लिख दो। तो dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई लॉग वाई। ठीक है, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो एल एच एस में इंटीग्रेशन एल एन एक्स आ जाएगा, और आर एच एस का इंटीग्रेशन देखो हम लोग क्या करेंगे कि लॉग वाई को टी रख देंगे। अब देखो जब भी मैं लॉग वाई लिख रहा हूँ ना, तो आपको उसको एल एन मानना है, क्योंकि NCERT एल एन मानता है। आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लॉग वाई को टी रखेंगे। तो 1 बाय वाई डी वाई ये डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन विच विल बी एल एन ऑफ टी, मतलब एल एन ऑफ, एल एन मतलब फिर से लॉग ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है इसलिए लॉग लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। हर जगह लॉग लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो लॉग टी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस सी, है ना। फाइनल आंसर विल बी एल एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग टी। तो लॉग ऑफ लॉग वाई, टी का वैल्यू क्या है, लॉग वाई है ना, तो टी की जगह लॉग वाई रख दो, लॉग ऑफ लॉग वाई प्लस सी। ठीक है, यस बिल्कुल सही आंसर है आपका आर्या, पिछले वाला भी सही है। अभी कैसी तबीयत है आपकी आर्या, ऑल ओके?
हाँ सर, ओके बेटर हूँ। ओके ग्रेट। और कोई हमारी क्लास में जो थोड़ा अनलकी हो गया हो मेरी तरह और कुछ लोगों की तरह? वैसे ठीक है, इसको भी आप एज ए पॉजिटिव यूज करो कि नाउ यू आर इम्यून फॉर अ लॉट ऑफ, क्या बोलूँ, फॉर 6 मंथ्स एटलीस्ट। सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई। देखिए बेटा क्या करेंगे इसमें। अच्छा आप लोग करो ना, मैं नहीं कर रहा है वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, आपके पास थोड़ा सा समय है, ट्राई इट आउट। आपने अगर इसको थोड़ा सा भी सेपरेट कर दिया तो बस काफ़ी है अपने लिए, है ना। जैसे कि अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक्स का टर्म है वाई का टर्म है, फिर ये वाई का टर्म है ये एक्स का टर्म है, फिर ये डी एक्स लिखा है यहाँ पे डी वाई लिखा है, तो बहुत सारी चीज़ें हमको नज़र आ रही है। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स इंटू डी वाई। मैंने क्या करा, इसको आर एच एस में भेज दिया। अब एक्स के टर्म को सब एक तरफ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे डी एक्स है ना, तो मैं एल एच एस में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में सारे एक्स के टर्म ले आता हूँ मैं, ये टेन एक्स को भी मैं इधर ले आया। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई। ठीक है क्या? दिस इज इजीली सॉल्वेबल। देखो बेटा आप टेन एक्स को टी रखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी टी हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ लॉग लॉग बन रहा है। हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन को भी ना आई कुड हैव सिंप्लीफाइड ये वाला क्वेश्चन, बट आई डिडंट डू दैट। ठीक है, तो इसको भी अपन करेंगे, चलिए। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो पहले तो टेन एक्स को टी रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बाई टी कितना था, एल एन टी, एल एन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब एल एन ऑफ टेन एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ ये पूरा डी टी अपॉन टी फिर से बन रहा है, तो एल एन ऑफ टेन वाई। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि कभी कभी मैं एल एन लिख रहा हूँ कभी कभी लॉग लिख रहा हूँ, दोनों का मतलब एकदम सेम है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ठीक है, आपको ये भी नहीं सोचना है कि अपने को जेई में कभी कंफ्यूजन होगा, कभी नहीं होगा आपको, कभी भी नहीं। हमेशा बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया जाएगा कि कब लॉग है कब एल एन है। आपको चिंता नहीं करनी है, बोर्ड एग्जाम में तो लॉग मतलब एल एन सब सेम होता है। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट भी आने वाला है ना। अब ये एल एन ऑफ टेन वाई को मैं एल एच एस में ले आ लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ टेन एक्स प्लस एल एन ऑफ टेन वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज एल एन ऑफ एक्सक्यूज मी टेन एक्स इंटू टेन वाई, दिस इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है, टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू ई की पावर में सी लिखेंगे। हर कोई प्लीज आगे देखे, ई की पावर में सी। अब ये ई की पावर में सी क्या आएगा, एक कांस्टेंट ही आएगा ना। अरे भाई साहब ई की पावर में कोई नंबर है तो इट इज अ कांस्टेंट इन इटसेल्फ, राइट। वी कैन राइट इट एज लेट्स से व्हाट, सी1 लिख देता हूँ मैं। तो टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू सी1। अब आप बोलोगे सर सी1 क्यों लिखा, अरे ऐसी कांस्टेंट है ना, तो उसको ई की पावर सी लिखने से बेहतर है कि कुछ और कांस्टेंट लिख दो सी1 टाइप से, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो सबका आंसर सही आया, आई एम हैप्पी टू सी दैट यू पीपल आर सॉल्विंग इट रियली फास्ट, है ना। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -2, पासिंग थ्रू 0, -2, given that at any point x, y, at any point x, y on the curve, the product of the slope
of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. देखो जितनी बड़ी लैंग्वेज उतना छोटा सॉल्यूशन है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रॉस करना पड़ता है क्वेश्चन का। साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या होता है कि बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो तो सही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0,-2। ये इन्फॉर्मेशन क्यों गिवन होती है 0,-2 वाली, ताकि आप लास्ट में सी निकाल सको कांस्टेंट, है ना। नाउ गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, किसी भी पॉइंट x, y पे द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप of its tangent and y coordinate of the point, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है dy by dx, इसका प्रोडक्ट एड y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। लैंग्वेज में क्या है, सिर्फ डराने का काम किया। गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो ये सिंपल सा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको वो डायरेक्टली देता तो आपको लगता कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे दे दिया तो हमको लग रहा होगा कि यार लैंग्वेज है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके फटाफट इसको खत्म करते हैं, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना। अच्छा, पॉइंट ये कर्व कहाँ से पास कर रहा है, इट पासेस थ्रू 0,-2। तो 0,-2 डाल दो, y की जगह -2 डालेंगे अपन, -2 का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 0 प्लस सी। तो c का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 4/2 दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी कर्व की इक्वेशन ये आ जाएगी कि वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी दैट इज 2। आप चाहे तो उसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट कर देता हूँ, चलो कर ही देता हूँ ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। हाँ भाई, आगे बढ़ा जाए। ये तो सारे क्वेश्चंस हो गए इजी इजी। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एकदम बोर्ड लेवल के करे अभी, और ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही होते, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल मैंने आपको कभी सिखाया था, याद है? एनीवन, देखते हैं किसको याद है। मॉड के होता था, चलो y कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू, नॉर्मल में होता था 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसमें क्या होता था 1 प्लस एम स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 प्लस 1/m स्क्वायर, है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, बार बार बोलता हूँ। चलो, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कोई मुझे बता सकता है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हुआ करता था? सब नॉर्मल के एम होता था, टेंजेंट के लिए के बाय एम। यस, आप है ना ये दोनों याद रखा करो हर कोई, नॉर्मल और सब नॉर्मल। इनकी इक्वेशन थोड़ी ज़्यादा आसान है, जैसे के एम हो गया, बस इसमें एम की जगह 1/m रखना है तो वो सब टेंजेंट पे आ जाएगा। और नॉर्मल में भी जो फॉर्मूला है के इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर करना रूट, उसमें के की जगह 1/m रखना है ना। चलिए, तो ऐसे ही लिख दिया मैंने वहाँ पे।
याद रख लो, बार बार रिवाइज करते रहा करो। क्वेश्चन लिखते हैं अपन सिंपल, फाइंड द नीड find the equation of the curve not passing through origin such that length of normal at point P equals radius vector of point P. Radius vector of point P. कहने का मतलब क्या है कि इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही, सच दैट लेंथ ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, मतलब कोई कर्व होगा यार, आई डोंट नो वो कर्व क्या है ना, मेरे को कुछ खास नहीं पता है कि वो कर्व क्या है, लेकिन बना कर देखते हैं अपन कुछ डायग्राम। ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसमें कोई कर्व है हमारे पास, लेंथ ऑफ कर्व एट पॉइंट पी है ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी, विवेक बोलो। सर गलती से हो गया। लेंथ ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी पर एक नॉर्मल बनाया गया है। देखो नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट पी पर कुछ टेंजेंट रहा होगा, उस टेंजेंट का के परपेंडिकुलर कोई लाइन रही होगी पॉइंट पी पर, वो नॉर्मल की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इसको अपन पी ए कह देते हैं। दिस पी ए के बारे में बात हो रही है, लेंथ ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी मतलब पी ए, पॉइंट पी पर नॉर्मल का लेंथ पी ए हो गया, दिस इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ओ हो, रेडियस वेक्टर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान है। किसी को पता है क्या, फिजिक्स में आपने डेफिनेटली पढ़ा है रेडियस वेक्टर। मान लो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, k है, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि व्हाट इज रेडियस वेक्टर, h, k की जगह, अरे सॉरी, h, k की जगह मैं एक्स स्क्वायर x, y भी ले सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। रेडियस वेक्टर क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का, देख लो इधर प्लीज, कोई भी पॉइंट का रेडियस वेक्टर मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से जो ज्वाइन करने पर उसका वेक्टर बनेगा, है ना, वो रेडियस वेक्टर होता है, और उसका लेंथ, बेसिकली उसका लेंथ, तो बेसिकली कोई पॉइंट है x, y, तो उसका लेंथ जो हो जाएगा ओरिजिन से, दैट विल बी द रेडियस वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पी ए ये ओ पी के बराबर हो जाएगा। हाँ एक मिनट रुको यार, ठीक है, तो पी ए इज इक्वल टू ओ पी की लेंथ के बराबर। अब पी अपने को पता है क्या हो जाएगा, व्हाट इज पी ए, पी ए इज मॉड वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, लेंथ ऑफ नॉर्मल है ना, अभी अभी बताया था फॉर्मूला, मॉड के मतलब क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का मॉडुलस वैल्यू, और ओपी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, तो ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, नाउ वी नीड टू सॉल्व इट। ठीक है, रेडियस वेक्टर मतलब रेडियस, इसका ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर आ रहा है उसकी लंबाई, उसकी लेंथ, उसका मैग्नीट्यूड, जो कहना कह लो। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर m क्या होता है, स्लोप, dy बाय डी एक्स, तो बस ये हो गया, बहुत बढ़िया अद्वैत, आपका आंसर सही आया है, गुड। तो दोनों तरफ क्या करूँ मैं, स्क्वायरिंग कर दूँ, तो लेट अस सॉल्व। ठीक है, एनसीईआरटी स्टाइल में सॉल्विंग नाउ। तो अपने पास दिया हुआ है मॉड वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर मतलब डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, स्क्वायरिंग करने का बहुत मन कर रहा है मेरे को, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, जैसे ही अपन स्क्वायरिंग करेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, y इंटू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे वाई स्क्वायर आना चाहिए ना, देखो मॉड तो हट जाएगा, स्क्वायरिंग करने से क्या फर्क पड़ता है, मॉड वाई कैसे खुलता है, या तो माइनस वाई या तो प्लस वाई से, है ना, लेकिन स्क्वायरिंग करने पे वो सब कुछ स्क्वायर हो जाएगा, तो वैसे भी अपन ने यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दिया। सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ, क्या करें अपन अब, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सोचने दो, एक काम करते हैं, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, अंडर रूट मत लो, एक काम करो, अंडर रूट लेने से क्या होगा ना कि प्लस माइनस आएगा, फिर अपने को प्लस माइनस के साथ अलग अलग डील करके दो दो केस बनाने पड़ेंगे, नहीं आया समझ में कुछ भी, ध्यान से देखो फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, अंडर रूट लोगे तो आपको प्लस माइनस एक्स बाय वाई लिखना पड़ेगा, देन यू हैव टू सॉल्व टू केसेस, सो दैट कैन बी डन, बट आई विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। व्हाट वी विल डू, हम इसमें क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इसको एक तरफ ले लो और ऐसा लिख दो ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है, ठीक है, या तो अंडर रूट लेके प्लस माइनस करके दो दो बार सॉल्व कर ले क्या, चलो कर लेते हैं, हटाओ कौन ऐसे करे, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, तो अंडर रूट लेने पे क्या आता है, दोनों तरफ मॉड आता है, और मॉड आता है तो मॉड हटेगा तो प्लस माइनस बटेगा, तो वो प्लस माइनस एक ही दफ़े लिख रहा हूँ मैं, तो अपने पास दो केस हो जाएंगे। केस वन, ये हमको प्लस वाला सॉल्व करना रहेगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। केस टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई, है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, दैट मीन्स वाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी वन बोल दो, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, तो वाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी टू, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू सी वन आ रहा है, तो अपन इसको कैपिटल सी वन बोल दो, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू सी टू आ रहा है, तो इसको कैपिटल सी टू कह दो, खैर फर्क नहीं पड़ता कॉन्स्टेंट से, ये दोनों मेरे आंसर है। तो ये कर्व का नेचर अपने को पता करना था बेसिकली, ये कर्व का इक्वेशन, तो दो इक्वेशन आ रहा है, इट्स अ पैराबोला, ठीक है, और एक पैराबोला और एक क्या है, सॉरी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू, तो दिस कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नहीं सिंपल हाइपर, हाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये हो जाएगा सर्कल, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, एनीवन, व्हाट इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस रूट टू, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हाइपरबोला में, ये होता है ना, भूलना मत कभी भी ये सब चीज़ें, प्लस होता है हाइपरबोला में, माइनस होता है एलिप्स में, पैराबोला में तो ई का वैल्यू वन होता ही होता है ना, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि वन और वन रहता है नीचे, जो कि बी और ए का वैल्यू बराबर है ना, बेसिकली सी वन आएगा, बट ए और बी का वैल्यू बराबर आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ कट के वन हो जाती है, तो वन प्लस वन टू हो जाता है, टू का अंडर रूट हो जाता है टू के बराबर, टू का अंडर रूट हो जाएगा रूट टू के बराबर, ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से,
वेरिएबल सेपरेबल में भी टाइप 2 होता है, वो अपन पढ़ लेते हैं। टाइप 2 वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। टाइप 2 और टाइप 3 होते हैं वैसे तो। टाइप 2 आसान है, टाइप 3 थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, चलिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है वेरिएबल सेपरेबल टाइप 2 में? देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to f of ax plus by plus c, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेबल टाइप 2 लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें है ना दो केस लेंगे अपन। अगर एक काम करते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूं। यहां पर अगर b का वैल्यू 0 हुआ तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है आपको, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इधर प्लीज, सामने देख रहे हो आप लोग, ये बी वाई जो लिखा हुआ है ना, पहले तो आप समझो कि अगर डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फंक्शन है, नॉर्मली डी वाई बाई डी एक्स किसका फंक्शन होता है? फंक्शन ऑफ एक्स होता है, राइट। लेकिन अगर डी वाई बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स ना होते हुए फंक्शन ऑफ सम लीनियर इक्वेशन, किसी लीनियर इक्वेशन का फंक्शन, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है या कोई लीनियर इक्वेशन का फंक्शन है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है वो सिखा रहा हूं। अगर b का वैल्यू 0 है तो फिर तो ये सिंपली x का ही फंक्शन हुआ ना, ax प्लस सी, तो वो अपन नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाती। लेकिन अगर b का वैल्यू 0 नहीं हुआ, इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना रहेगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी, इस पूरे को आप t मान लिया करो, है ना। इस पूरे को आप t मान लिया करो एंड उसके बाद आप इंटीग्रेट किया करो या डिफरेंशिएट किया करो। तो इसको आप t मान लो, और t मानने के बाद क्या करो, पहले अपन दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? t मानने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी का डिफरेंशिएशन होगा। तो ax का डेरिवेटिव क्या होता है? x के रिस्पेक्ट में a। by का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? b इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और c का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। और RHS में जो t लिखा है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट, इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाई डी एक्स। जैसा कि अपन इंटीग्रेशन में क्या करते थे ना, सब्सटीट्यूशन मेथड, वैसा ही कुछ कुछ है ना। बट अभी अपन ये तो समझ गए, बस इतना ही। दिस इज द वर्किंग रूल, आइदर यू हैव टू डू दिस और यू हैव टू डू दिस, दिस इज द वर्किंग रूल। कल आपका लेक्चर 7:30 पे स्टार्ट होगा, वैसे है तो आपको बताना चाहूँ 7:30 AM, ठीक है। हफ्ते में एक बार तो हम लोग ये चीज़ करेंगे ही करेंगे, एक या दो बार। तो 7:30 AM पे चालू होगा, तो आप टाइम पे आइए सब कोई। हाँ जी। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा एक बार, बट कन्फर्म है ना। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको हमेशा, मैंने, आप सुनो मेरी बात, हाँ, जब भी मैंने आपको इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाया है, इंटीग्रेशन, तो मैंने आपको इंटीग्रेशन में क्या पढ़ाया था कि हमेशा सोचा करो कि कहीं ये सब्सटीट्यूशन मेथड तो नहीं। अगर ये सब्सटीट्यूशन नहीं है तो फिर आप सोचो कहीं ये बाय पार्ट्स तो नहीं। और पार्शियल फ्रैक्शन और कुटर पुटर तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है, तो इसका टेंशन होता ही नहीं। तो आपको मैंने सीक्वेंस से सोचना बताया था, मैं आपको इस चैप्टर में भी सीक्वेंस से सोचना बताऊंगा कि आप सबसे पहले देखिए कि वेरिएबल सेपरेबल है क्या ये। अगर नहीं है तो फिर आगे वाले टाइप्स भी अपन सीखेंगे, फिर उनमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है डायरेक्टली? क्या आप यहाँ पे इसको खोलते हो, अगर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस एक्स साइन वाई, तो क्या यहाँ पे एक्स और वाई के वेरिएबल इजीली सेपरेट हो पाएंगे?
नहीं हो पाएंगे, आप ट्राई करके देखो, है ना, इनके वेरिएबल इजीली सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो ये इजीली वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ये डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। हाँ, लेकिन यहां पे अपन ने क्या देखा कि साइन के सामने एक आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, और वो आर्ग्यूमेंट क्या है, दैट आर्ग्यूमेंट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है अपने को, ठीक है। तो अगर ऐसा दिख जाए आपको कभी भी ऐसा दिख जाए कि फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो आप समझ जाना कि इसको अपन वेरिएबल सेपरेबल बना सकते हैं। कैसे? आप क्या करो, इस पूरे आइटम को टी रख दिया करो, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब आप क्या करो कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी टी बाई डी एक्स माइनस वन रख सकते हो, ठीक है। तो ये अपने आप इरेज हो जाता है, थोड़ी बीमारी है इसकी, तो आप लिख लो, ठीक है। अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली, हाउ कैन इजीली सॉल्व, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू इन एवरी क्वेश्चन, है ना। इट्स अ वेरी वेरी इजी टाइप ऑफ वेरिएबल सेपरेबल टाइप 2 भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। करे सॉल्व पक्का? चलिए तो देखो कर लेते हैं इसको सॉल्व। हाँ भाई, तो क्या करें अपन इसको कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखेंगे अपन डी टी बाई डी एक्स माइनस वन, और यहाँ पे रख देते हैं साइन ऑफ टी, ठीक है। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस साइन टी, और ये डी टी की जगह, अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना, सिंपल क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, कितना क्यूट है, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा टी का फंक्शन मिल रहा है, उसको डी टी के साथ ले लो, और एक्स का फंक्शन को डी एक्स के साथ ले लो। हालांकि यहाँ पे एक्स का फंक्शन आ नहीं रहा है, तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है, आप लिख सकते हो डी टी अपॉन वन प्लस साइन टी, दिस इज इक्वल टू डी एक्स। तो वन प्लस साइन टी जो है, इसका इंटीग्रेशन हमको आता है कैसे करना है ना, कैसे आता है बताइए, रैशनलाइज कर दो ना इसको, तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, और ऊपर वन प्लस साइन टी से नीचे, और वन प्लस साइन टी से, और ऊपर भी वन प्लस साइन टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सॉरी वन माइनस साइन टी से। तो अपने पास क्या आ जाएगा, नीचे वन प्लस साइन टी इंटू वन माइनस साइन टी आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर टी दैट इज कॉस स्क्वायर टी, दिस इज इक्वल टू डी एक्स। तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस, और साइन टी बाई कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, सेक टी इंटू टैन टी, ठीक है। दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग टी के रेस्पेक्ट में, और आरएचएस में भी क्या अपने पास, आरएचएस में तो आंसर आ चुका है डीएक्स का इंटीग्रेशन टी। अच्छा देखो, इस पॉइंट पर अभी इंटीग्रेशन खत्म हुए क्या, नहीं, इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद कांस्टेंट लगाया करो, सारे इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तब जाके कांस्टेंट लगाया करो। आप लोगों को हो सकता है कुछ और भी डाउट आया होगा, कभी भी किसी ने पूछा नहीं मेरे से आज तक, बट अगर बाई चांस आया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेट करा तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आना चाहिए था, और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आना चाहिए था, तो हम दोनों जगह कांस्टेंट नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टू माइनस कांस्टेंट वन को कुछ एक कॉमन कांस्टेंट कह दिया करते थे, है ना, हम लोग कॉमन कांस्टेंट ही कह दिया करते थे, इसलिए बोलता हूँ। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन टी माइनस सेक टी, टेन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक टी, दिस इज इक्वल टू एक्स। अब सारे इंटीग्रेशन हो गए तो जाके आप कांस्टेंट लगा दीजिए, और टी की जगह ओरिजिनल जो था वो रख दीजिए। तो व्हाट वाज टी, टी था एक्स प्लस वाई, तो टेन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस sec of x plus y, this is equal to x plus c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल टाइप 2 भी बड़ा इजी होता है, नॉट डिफिकल्ट। एक और सवाल करेंगे हम लोग, पहले इतना लिख लीजिए। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ते, अगला सवाल। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, जस्ट 60 सेकेंड्स, आप इसको प्रोसीड करो। प्रोसीड कर लोगे तो उतना ही काफ़ी है, फाइनल आंसर तो अपन निकाल लेंगे साथ में। प्रोसीड करके देखिए कि क्या होता है। देखा होगा आप लोगों ने? ठीक है, लेट अस ट्राई। देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि dy बाई डी को अकेला कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल बन सकता है। क्या आप इसमें x को अलग और y को अलग कर सकते हो? बड़ी इजीली नहीं कर सकते, है ना, आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन, आपको स्क्रीन विजिबल है ना, आई होप। ऐसे सिचुएशन में आप क्या देखा करो कि अगर सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x प्लस वाई दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक लीनियर लिखा हुआ है। x और y में लीनियर कभी भी दिखे आपको तो तुरंत चमकना चाहिए कि इट इज अ सिंपल वेरिएबल सेपरेबल। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि पहले तो अपने को ये समझ में आ गया कि जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप पूरा जो लीनियर है उसी को टी रख दो। तो x प्लस वाई को आप टी रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स प्लस, ओ सॉरी, डी एक्स बाई डी एक्स मतलब 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, what we will get from here कि dy by dx is equal to dt by dx minus 1। ठीक, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है कि ये dy by dx जो है इसकी जगह dy by dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो dy by dx की जगह आपको क्या रखना है, dt by dx माइनस 1, dt by dx माइनस 1 दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह टी रख दिया, ए अपॉन टी स्क्वायर। तो ये dt by dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल बन गया क्योंकि टी का सारा टी का आइटम जो भी है वो अपन dt के साथ ला सकते। तो ऑल द टर्म्स ऑफ टी उसको एक तरफ ले आते हैं अपन, टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू dx एंड लेट अस इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला जो फॉर्म है आप उसको कैसे सॉल्व करोगे वो आप जानते हो बड़े अच्छे से, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट वाले को प्लस माइनस ए स्क्वायर। यस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको प्लस माइनस ए स्क्वायर करना है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ब्रह्मास्त्र। सिंपल सिंपल से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं है इसमें मुश्किल, आपको दिख गया होगा ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में सिंपल क्वेश्चन होता है, सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल डिफरेंशिएशन होता है। बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आपको नहीं मिलता यहाँ पे,
1 dt माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt, दिस इज इक्वल टू dx का इंटीग्रल तो x हो जाएगा। कांस्टेंट हम तभी लगाएंगे जब सारे इंटीग्रेशन से हम फ्री हो जाएंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में विल बी t माइनस, यहाँ पर आपको पता है अच्छे से कि a स्क्वायर कॉमन है और a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, दिस इज इक्वल टू x, और कांस्टेंट अब आ जाएगा क्योंकि सारे इंटीग्रेशन से हम फ्री हो चुके हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है t माइनस, ये a से a कट जाएगा। t का वैल्यू क्या था? t का वैल्यू था क्या गया, हाँ x प्लस टी, तो t की जगह हमने रखा x प्लस वाई रख दिया माइनस a इंटू टैन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल टू x प्लस सी। tan इनवर्स में भी x प्लस वाई बाई ए आएगा। टैन इनवर्स ऑफ t बाय a आएगा, आप सही कह रहे हो, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी भूल कर दी है ना, तो लेट अस रेक्टिफाई इट। टैन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाय a इज इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, थैंक्स। ठीक है, टाइप 3 देखेंगे अभी अपन, वेरिएबल सेपरेबल का लास्ट टाइप, फिर आपका फर्स्ट मेथड खत्म हो जाएगा, फिर अपन नेक्स्ट मेथड चालू करेंगे। 3 ही मेथड होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तीनों को सॉल्व करके हम लोग, बहुत जल्दी हो जाएगा ना, कोई मुश्किल की बात नहीं है। दिस इज द इजीएस्ट, एंड टाइप 3 जो है इसका लास्ट वर्जन है। हाँ, टाइप 3 थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने आपको बोला था ना टाइप 2 भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, टाइप 2 भी आसान है। तो टाइप 2 से अपन ने क्या सीखा कि कभी भी आपको दिखे लीनियर, अरे यार इसको क्या हो जाता है, हाँ, कभी भी आपको लीनियर दिखे ax प्लस बी वाई प्लस सी का फंक्शन दिखे ना, तो आप समझ जाना ये वाला आइटम कभी भी आपको लॉग के अंदर दिखे, साइन के अंदर दिखे, कॉस के अंदर दिखे, या ई की पावर में दिखे, या कोई भी फंक्शन के अंदर दिखे, तो समझ जाइएगा कि आपको ये सिंप्लीफाई करना है टाइप 2 के हिसाब से। टाइप 3 अपन देखेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आपको जीवन में कभी भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है, फर्स्ट स्क्रीन पे नजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीन पे नजर होगी अगर आपकी, तो आपको दिख जाएगा कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, मतलब एक ऊपर स्ट्रेट लाइन लिखिए, नीचे भी स्ट्रेट लाइन लिखिए। अगर आपको स्ट्रेट लाइन अपॉन स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन दिखती है तो समझ जाइएगा कि ये टाइप 3 के अंडर फॉल कर रहा है। ठीक है, ये टाइप 3 के अंदर फॉल कर रहा है, ऐसा आप समझ जाइए। तो टाइप 3 स्टार्ट करने से पहले है ना, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे कोपचे में समझाना चाह रहा हूँ। तो लेट अस कम टू द रफ पार्ट। बहुत सिंपल सी बात है, देखते हैं अपन। इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और एक छोटा सा कंसेप्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल नाम का, वो हम सीखने वाले। ठीक है, तो देखो यार, होता क्या है ना कि आपने डिफरेंशियल टर्म इंटीग्रेशन में बहुत बार सुना है, सही है ना। इसको अभी लिखना मत प्लीज, है ना। आप याद करो कि हम लोग मान लो कि इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ते थे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ते थे ना। नहीं सुन रहे हो आप लोग? इंटीग्रेशन चैप्टर में सबसे पहला मेथड याद है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें आप मान लो कि साइन एक्स को टी रखते थे, है ना, कोई क्वेश्चन में आपको साइन एक्स को टी रखना पड़ा, तो आप इसमें क्या लिखते थे, डिफरेंशियल लिखते थे। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल क्या होता था कि डी साइन एक्स, सॉरी, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी, ऐसा लिखते थे ना। हम लोग ऐसा नहीं करते थे कि डी टी बाई डी एक्स लिख रहे हैं, है ना, मतलब समझ रहे हो आप, नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिखते थे। डिफरेंशियल में हम जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखते थे, और किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, इसलिए डी एक्स। ठीक है, टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में 1, और ये किसका फंक्शन है, डी टी, इस तरीके से लिखा करते थे। अच्छा ठीक है, डिफरेंशियल हम लोगों ने उस समय सीखा था, जो डिफरेंशियल हम लोगों ने सीखा था उसी का एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर मैं आपके सामने डी एक्स वाई लिख देता हूं,
dxy है ना, तो ये dxy एक तरीके से xy का डिफरेंशियल, x इंटू वाई का डिफरेंशियल। ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, थोड़ा अजीब भी लगेगा, ये सर क्या है, डिफरेंशियल ऑफ x इंटू वाई। क्या लिखा है, डिफरेंशियल ऑफ x इंटू वाई। हाँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये एक ऐसी शक्ल है, एक खूबसूरत शक्ल है जो आपको पूरे चैप्टर में बहुत बार नजर आएगी। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई मैं आपको थोड़ा पहले से ही बता देना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे कि अच्छा ये खूबसूरत शक्ल है, इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, यूवी रूल लगाएंगे। तो देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ बचा हुआ दूसरा, दैट इज वाई। डिफरेंशियल लिख रहा हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिख देना, ओके, डिफरेंशियल लिख रहे। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। आ रहा है क्या समझ में? तो डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ये आपको याद होना चाहिए कि कभी भी जीवन में आपको x के साथ dy दिखा और y के साथ dx दिखा, नहीं सुना, x के साथ dy, y के साथ dx, x के साथ dy, y के साथ dx दिखा, तो उसको आप श्रिंक करके d ऑफ एक्स वाई लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको पहले ही बता देना चाह रहा था, क्योंकि इसका यूज अभी बाद में आना चालू हो जाएगा। तो ये आप लिख के रख लीजिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब देखते हैं टाइप 3 अपने को क्या पढ़ना है। टाइप 3 में हमको पढ़ना है कि स्ट्रेट लाइन अपॉन स्ट्रेट लाइन अगर आपको दिखता है तो आप क्या करें, आप क्या करें। सबसे पहली बात, इसमें केस 1 होगा, है ना। सोचने दो यार, सोचने नहीं देते तुम लोग। यहाँ पे 1 मत डालो, है ना, यहाँ पे 1 मत डालो, यहाँ पे अपन हैशटैग लगा देते इस टाइप का। ठीक है, केस 1। अच्छा, केस 1 ये होता है कि अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन अगर, है ना, दोनों स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल हुई। पैरेलल कब होती है बेटा स्ट्रेट लाइन, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो बराबर होता है। तो अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हुआ तो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है। अरे यार, दोनों स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल हुई तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, a1x प्लस b1y को आप सिंपली t रख दे। कहने का मतलब क्या है कि ये टाइप 2 ही हो गया है। ये आपको थोड़ा सा देर से चमकेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना टाइप 3 इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ये देर से क्यों चमकेगा, चमकाता हूं मैं। पहले तो इधर देखिए, कि अगर आपने सामने मान लीजिए ऐसा लिखा है 2x प्लस 4y प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस 2y, है ना, x प्लस 2y प्लस 1। तो क्या आप ये बता सकते हो कि ऊपर वाला जो, ऊपर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ऊपर वाली जो इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन है, दोनों का स्लोप बराबर है। ऊपर वाली का स्लोप कितना, -2/4, दैट इज -½ और नीचे वाली का स्लोप भी -½ है। दोनों का स्लोप बराबर है, मतलब बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल। तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाली इक्वेशन से 2 जबरदस्ती कॉमन लेकर, अगर आपने 2 जबरदस्ती कॉमन लिया तो दिस विल लुक लाइक x प्लस 2y प्लस 5/2 और नीचे x प्लस 2y प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में आपको, है ना, एक चीज दिख रही होगी कि x प्लस 2y और x प्लस 2y दोनों बार रिपीट हो रहा है, दोनों बार रिपीट हो रहा है। तो ऊपर और नीचे इस ग्रीन वाले शेडेड पार्ट को आप t बोल दो, इस ग्रीन शेडेड पार्ट को आप t बोल दो। एंड दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जैसे हम यहां पढ़ते थे ना कि इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो अब ये वैसे ही हो गया, दिस होल थिंग इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2y। ये x प्लस 2y का फंक्शन हो गया है। आ रही है क्या बात समझ में? तो ये टाइप 2 ही हो जाता है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, और ये आपको लिखना भी नहीं है आरएचएस वाली चीज़, मैं आपको ये अलग से लिखवा दूंगा। ठीक है, अच्छा, केस 1 तो हम लोगों ने देख लिया। हाँ, केस 2 देखते हैं। केस 2, केस 2 में क्या होता है कि आप
सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर a1/a2 इफ लाइन्स आर नॉट पैरेलल, या a1/b1 सॉरी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा होता है तो आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल विल बी फॉर्म्ड, एग्जैक्ट डिफरेंशियल विल बी फॉर्म्ड। बस इतना लिखवा दे रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं लिखवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं तो फील आता है। तो मैंने आपको सिंपल एक क्वेश्चन कराया, जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पढ़ा रहा था, वही वाला क्वेश्चन। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी विल बी डूइंग। हाँ, ऊपर वाला आप पहले कॉपी कर ले, और फिर नीचे वाला क्वेश्चन जो है उसको आप एटलीस्ट कॉपी कर लो, फिर अपन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला अब समझ में आ रहा है आपको करना क्या है, स्ट्रेट लाइन बाय स्ट्रेट लाइन। तो केस तो आइडेंटिफाई तो हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बाय स्ट्रेट लाइन दिखा तो अपन सॉल्व तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये ग्रीन वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसको मसाला बोल दिया करो या टी बोल दिया करो। तो x+2y, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, तो मैं आपको पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेरे से 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो, तब से मैं बता रहा हूँ, जो बार बार आ रहा है उसको मसाला बोल दो। तो x+2y को आप t बोल दो, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, dx सॉरी 1 + 2 टाइम्स dy/dx इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है, नाउ सिंपली प्रोसीड लाइक टाइप 2। so this whole thing dy/dx is equal to dt/dx -1। ठीक है, तो dy/dx जो होगा, दिस विल बी 2 टाइम्स t + 5/2 और t + 1। ठीक है क्या, अब आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, dy/dx को dt/dx -1, और हाफ भी आएगा, मानता हूं मैं इधर हाफ भी आएगा, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। लेट अस मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ताकि मेरे को थोड़ा आसान जाए। 2 dy/dx का वैल्यू dt/dx -1, और RHS में आ जाएगा 4 × t + 5/2 अपॉन t + 1। ठीक है, इसके बाद आप लोग खुद से करेंगे। now it's a simple variable separable, now solve like type 2। टाइप 2 की तरह आप कैसे सॉल्व करेंगे कि इधर आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे, फिर 1 को उस तरफ ले जाओगे। कर ही दूं क्या मैं थोड़ा सा आपको बस इंटीग्रेशन वाले पार्ट तक करके दे देता हूँ। तो d2/dx -1, तो ये आ जाएगा 4 × t + 4 × 5/2, ये आ जाएगा आपके पास 2 10। 5/2 × 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जा रहा है ना, अपॉन t + 1, और +1 आ जाएगा इधर अलग से। तो dt/dx इतना आ गया, इधर एलसीएम ले लोगे तो 40 + 10 + t + 1 अपॉन t + 1।
ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5t + 11 अपॉन t + 1 इज इक्वल टू dt/dx। ठीक है, अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, इसको आप खुद से कर ले आराम से, इट्स वेरी इजी नाउ, लीनियर बाय लीनियर है, यू कैन इजीली सॉल्व इट। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, इसको आप लिख लो पहले। ठीक है, पहला वाला पार्ट लिखा आपने। हाँ, मैंने दूसरे वाले पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है ना। केस 2 में एक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई नहीं है, बट उससे अभी अपना नुकसान नहीं होगा क्योंकि केस 2 अपन ने सॉल्व करना स्टार्ट ही नहीं करा है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आ जाइए केस 2 पे। केस 2 में देखो क्या है कि dy/dx अपने को लीनियर बाय लीनियर दे रखा है, मतलब यहाँ पर dy/dx ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, हम जस्ट कॉपिंग इट अगेन, फिर से कॉपी कर रहा हूँ बस। a2x प्लस b2y प्लस c2। ओके, हाँ जी। केस 2 में देखो एक चीज़ और है कि लाइन तो पैरेलल नहीं होनी चाहिए, लाइन शुड नॉट बी पैरेलल, है ना, लाइंस तो पैरेलल नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज़ होनी चाहिए कि ये जो नीचे वाला x का कोएफिशिएंट है a2 और ऊपर वाला y का कोएफिशिएंट है b1, है ना, a2 और b1 इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। ठीक है, दिस एंड a2 प्लस b1 इज इक्वल टू 0, है ना। मेरे दिमाग से ही निकल गया ये चीज़, बट ठीक है, आपको क्वेश्चन में आराम से समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। नीचे x का कोएफिशिएंट और ऊपर y का कोएफिशिएंट, इनका सम 0 होना चाहिए। ठीक है, तो टाइप 3 में आपको थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है हमारे लिए। ठीक, बट डोंट वरी, इसका टाइप 2 जो है इतना तो समझ में आ रहा है कि लाइन अपॉन लाइन है, और लाइन अपॉन लाइन में भी अगर पैरेलल हो गया तो क्वेश्चन फिर लल्लू हो जाता है, फिर तो वो टाइप 2 जैसा ही हो गया। उसमें अगर पैरेलल नहीं होता है तो ये होना चाहिए, a2 प्लस b1 0 होना चाहिए। अगर a2 प्लस b1 0 नहीं है तो हम लोग इसको फिर अलग तरीके से बाद में सीखेंगे करना, अभी फिलहाल आप उसका लोड मत लो। तो a2 प्लस b1 आपको 0 मिलना चाहिए, मतलब ये दोनों चीज़ें, ये a2 प्लस ऊपर वाला b1, ये दोनों चीज़ें 0 होनी चाहिए। ठीक है, दिस a2 एंड दिस b1, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन अगर आपने देखा तो अच्छा, उसमें क्या लिखा था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी फॉर्म। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो नीचे x का कोएफिशिएंट और ऊपर y का कोएफिशिएंट, उनका सम 0 आ रहा है। हाँ बिल्कुल आ रहा है, 2 और -2, मतलब बेसिकली दे शुड बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो a2 प्लस b1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0। ऐसा लिखो ना, इज इक्वल टू 2 प्लस -2, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करें अपन, हम क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये dy के साथ ये पूरा आइटम मल्टीप्लाई कर दो, dx के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई कर दो। तो dy इंटू 2x प्लस 3y माइनस 1, दिस इज इक्वल टू dx इंटू x माइनस 2y प्लस 5। ठीक है, तो 2x dy आया समझ में, ये dy इंटू 2x नहीं देख रहा हूँ, dx इंटू dy इंटू 2x आ जाएगा 2x dy प्लस 3y dy माइनस dy, दिस इज इक्वल टू x dx माइनस 2y dx प्लस 5 dx। ठीक है, अपन ने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो रहा है कि ये माइनस ऑफ 2y dx और प्लस 2x dy, ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख देते, क्यों, क्योंकि इससे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। कैसे, बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं। तो देखो 2x dy प्लस
2y dx। ओके, और दिस बाकी सब वैसे ही रहने दो। ठीक है, 3y dy, इसको ऐसे ही रहने दो। और ये क्या है, माइनस ऑफ dy, इसको ऐसे ही रहने दो। और RHS में क्या है, x dx है ना, ये वाली चीज इधर लिखा मैंने। फिर 5 dx, ठीक है क्या। कॉमन ले लेते, 2 इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ओके, कॉमन ले लेंगे तो देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है ना, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बना। ओके, प्लस 3y dx माइनस डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस 5 dx है ना। किसी भी चीज को देख के डरो मत, ये वाली चीज जो है दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और हमें पता है कि इसके साथ क्या करना है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स क्या होता है, तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई होता है। तो इस पूरे ग्रीन वाले शेडेड रीजन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। ठीक है, 2 टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई प्लस बाकी सबको एज इट इज लिखा 3y dx। ओ माय गॉड, व्हाट एम आई डूइंग, 3y dy होगा ना यहाँ पे, 3y dy, 3y dy, 3y dy माइनस dy इज इक्वल टू x dx प्लस 5 dx। ठीक है, ओके, यहाँ तक लिखिए। बस ये लास्ट आपका टाइप है वेरिएबल सेपरेबल का। ओके, हाँ जी, अब आप क्या करो, सिंपली इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। अच्छा विवेक, मेरे को एक चीज बताओ कि अगर मैं आपके सामने dx लिखता हूँ है ना, तो dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x। अच्छा, और d sin x लिखता हूँ अगर मैं, तो d sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सर ये dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करता हूँ मैं। ऐसे कर लो, या तो फिर मैंने आपको बताया था ना कि d लफड़े का जैसे यहाँ dx है, dx का इंटीग्रेशन x हो रहा है ना, तो d लफड़े का इंटीग्रेशन लफड़ा होगा, d sin x का इंटीग्रेशन sin x होगा। ये अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया है ना, आ रहा है समझ में। तो अगर मैं यहाँ पे d cos x भी लिख देता हूँ ना, उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो दैट विल बी सिंपली cos x है ना। जीएन बर्मन में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए। उसी तरह से dxy को हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। अच्छा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई का, ये डिफरेंशियल ऑफ cos x का इंटीग्रेशन cos x है, डिफरेंशियल ऑफ sin x का इंटीग्रेशन sin x है, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, तो अपन इधर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये डी एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखेंगे 2 टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन प्लस 3 टाइम्स वाई डी वाई माइनस डी वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 5 डी एक्स। ठीक है, तो डिफरेंशियल एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई हो जाएगा, अब ये भी सिखाया मैंने आपको, 2 बाहर है। अच्छा, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन अपने को पता है ना क्या होगा। अच्छा सुनो मेरी बात, पहली बात सुनो कि इंटीग्रेट क्यों करा, अरे हर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लास्ट में इंटीग्रेट ही तो करते हो। जब आपके पास y का फंक्शन dy के साथ आ गया, x का फंक्शन dx के साथ आ गया, और ये dx और dy इनकी तो कोई औकात ही नहीं है। dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, इसका dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इनको भूल जाओ। तो आपके पास x का फंक्शन dx के साथ, y का फंक्शन dy के साथ, तो इट इज अ वेरिएबल सेपरेबल नाउ, है ना। और ये बस ये अपने को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है बिकॉज इट इज न्यू टू अस dxy, बट टेंशन की बात नहीं है, अपन ने बेसिक्स तो पढ़े ना इंटीग्रल कैलकुलस में, वही सब काम आने। हाँ भाई, वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3y² 2 माइनस डी वाई का इंटीग्रेशन विल बी y, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और 5 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x प्लस c, ये लिख दीजिए।
इसको लिख के रखिए आप। हाँ, अब मेरे को आप लोगों से कुछ बात करनी है। कितने लोगों ने NCERT सॉल्व किया है कल वाला होमवर्क? रेज हैंड वाला बटन दबाइए, फिर मैं जिन्होंने नहीं किया उन लोगों से बात करूँगा। HSC आपने अपना सॉल्व कर लिया होगा, दैट इज़ इनफ। मेरे को बस आपका स्टेट बोर्ड का या CBSE बोर्ड का बुक सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे ना, इन नो टाइम, एक मिनट मैं देखता हूँ किसने करा है। ओके, तेजस्लावा ने, अद्वैत, ध्रुवम एंड प्रणव ने भी करा है पक्का, एंड विवेक ने भी करा है, एंड रिचा ने भी करा है। ठीक है, आर्या टाइम निकाल के इसको करो आज सॉल्व। आदित्य नायर बेटे करो, ठीक है। मृणाल, पारस, पार्थ, हर कोई कीजिए। सर आई हैव सॉल्व HSC, आई वॉन्ट यू टू सॉल्व वॉट एवर बोर्ड यू आर इन। मेरे को आपका बोर्ड का बुक सॉल्व करके कंपलसरली चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपने NCERT कर लिया तो आपको कभी भी इस चैप्टर से डर नहीं लगेगा। ठीक है, आपको कोई टीचर नहीं बोलेगा NCERT करने का, नो टीचर, मेरे टीचर ने भी कभी नहीं कहा था, है ना। बट NCERT करने से ही आपको अल्टीमेट कॉन्फिडेंस आएगा, ये बात आप लिख कर रख लो। जिसने इंटीग्रेशन का NCERT या HSC किया होगा ना, उसको पता है ये बात की कॉन्फिडेंस कैसे आता है। यू विल गेट यूज टू इट। डिलीटेड सिलेबस छोड़ दो बेटे, आप तो पूरा करो। मैं तो आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको जो परसों पढ़ाया था ना, दैट वाज फ्रॉम द डिलीटेड सिलेबस, बट मैंने आपको फिर से पढ़ाया। ठीक है, तो डिलीटेड सिलेबस का आप टेंशन मत लो, आप तो पूरा पढ़ो, है ना। तो जो बच्चा NCERT करेगा उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से डर नहीं लगेगा, एंड वाइसी वर्सा। जो बच्चा NCERT नहीं करेगा, इन नो टाइम दिस चैप्टर विल बिकम अ नाइटमेयर। ये चैप्टर नाइटमेयर बनने में टाइम नहीं लगता है। अगर आप NCERT नहीं करोगे तो आपके लिए चैप्टर नाइटमेयर बन जाएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आई नो कि क्या होता है। मेरे को खुद पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्टली क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ना खिचड़ी बन जाती है दिमाग में, है ना। अभी नहीं बन रही होगी, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, क्लास में सब समझ में आता है। मेरे को भी क्लास में सब समझ में आया था, लेकिन एक पॉइंट पे दिमाग में खिचड़ी बन गई थी। और खिचड़ी को ठीक करने के लिए NCERT करना बहुत जरूरी है। NCERT क्या करता है ना, इट क्लासिफाइज हर एक चीज को सिंपल सिंपल फॉर्म में क्लासिफाई कर देगा। तो आप वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन पूरा एक साथ करोगे, फिर आप होमोजीनियस का क्वेश्चन एक साथ करोगे, फिर आप LDE का क्वेश्चन एक साथ करोगे। तो आपको पता चल जाएगा कि VS के क्वेश्चन कैसे करते हैं, होमोजीनियस के क्वेश्चन कैसे करते हैं, LDE के कैसे करते हैं। आपके दिमाग में मस्त एक तरीके से क्लासिफिकेशन होगा कि ऐसा क्वेश्चन ऐसे सोचते, ऐसा क्वेश्चन ऐसे सोचते। अगर आपने NCERT करी तो सेम चीज आपने इंटीग्रल कैलकुलस, मैंने आपको याद है ना, मैंने इंटीग्रेशन जब करवाया होगा तो जिस बच्चे ने इंटीग्रेशन किया होगा उसको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होंगे आज की तारीख में, और आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। आपको टाइप्स पता होंगे। हाँ, आपको रिवीजन करते रहना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, ताकि आप रिवाइज करते रहो तो आपको चीज़ें याद रहे, है ना। तो आपका आज वेंसडे है ना, आज ही मैंने आपको क्विज सेट करा। ओह हाँ, आज ही तो आपका क्विज है। तो आपका क्लास के बाद में उसको टाइम असाइन कर दूंगा। तो आपका इंटीग्रेशन का भी क्विज आज रहेगा, 10 क्वेश्चन का स्मॉल क्विज रहेगा। फिर अपन ज़्यादा क्वेश्चन का भी क्विज करेंगे, बट 10 क्वेश्चन का वेरी स्मॉल क्विज, 30 मिनट्स, दिस यू हैव टू डू टुडे। तो आज ही के दिन असाइंड रहेगा। आपकी क्लास कब खत्म होती है मेरे को बता देना, तो उसके बाद मैं आपका क्विज असाइन कर दूंगा शाम के 4 बजे, प्रेफरेबली आई विल डू दैट, बिकॉज आई कैन रिमेंबर कि आपकी क्लास 2:50 तक चलती है, एंड यू नीड सम टाइम टू गेट ऑफ फ्रॉम द टेबल, हैव लंच, एंड उसके बाद अपन छोटा सा क्विज दे देना। ठीक है, फॉर्मूले रिवाइज करके। 4 बजे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का टेस्ट है। अच्छा ठीक है, फिर आज अपन, मैं आज असाइन नहीं करता हूँ, कल करेंगे। ठीक है, ओके। सो ये अपना वेरिएबल सेपरेबल खत्म होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। वेरिएबल सेपरेबल एक मेथड अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ के खत्म कर लिया है ना। अगर आप NCERT करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये इतना लल्लू चैप्टर है ना कि इससे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर का फोबिया बन जाता है जस्ट बिकॉज इसमें क्वेश्चन खिचड़ी जैसे दिखने लगते हैं आखिरी में। तो खिचड़ी से बचना है अगर, तो NCERT आपको करना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों से, एक्चुअली आई एम प्लीडिंग, मैं आप लोगों से है ना गुजारिश कर रहा हूँ कि उसको कर लो। मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आपका क्लास 1:10 को खत्म हो जाता है ना, तो 2 बजे कर ले अपन, 2 से 4 के बीच में टाइम रहता है। तो 2:15 से 3:45 के बीच में अगर आपका टेस्ट हो जाता है तो उचित रहेगा मेरे ख्याल से। क्या कहते हो सर? कल इंग्लिश का ऑफलाइन पेपर देना है। हाँ, 1 घंटे में, आधे घंटे में कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा।
पढ़ना है उसका। अरे यार तुम लोग ना आधा घंटा दे दो ना यार, कुछ नहीं होगा, ठीक है। पहली बार बुक खोलना, मैं समझता हूँ इस बात को। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि बीच का टाइम मिला उसमें पढ़ोगे आप लोग। चलो, फिजिक्स का भी टेस्ट है यार, ठीक है यार, मत दो आज, ठीक है मत दो, लेकिन कल ज़रूर आपका टेस्ट रखूंगा मैं, कल क्विज रहेगा। टाइप 2, सॉरी मेथड नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेथड नंबर 2 मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा अभी, बाकी अपन कल करेंगे। कल आपका मैथ्स का लेक्चर 7:30 से स्टार्ट होगा, ये मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, और तीसरी बार अभी मैं लेक्चर खत्म होते समय भी एक बार बताऊंगा आपको, ठीक है। जिसको भी कोविड हुआ है ना, आप लोग स्टीम बहुत लीजिए। मैंने एक गलती ये कर दी कि मैंने स्टीम नहीं लिया, मुझे आज तक मेरा कफ फीवर ठीक नहीं हुआ है, कोल्ड फीवर मेरा आज तक ठीक नहीं हुआ है, आज तक गला बैठा हुआ है, आपको मेरी आवाज़ में चेंज भी लग रहा होगा। तो आप स्टीम काफ़ी लीजिएगा, है ना, दिन में 2 या 3 बार, 2 बार तो मिनिमम लीजिए ही लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं लो तो चलेगा, ठीक है। 10th क्लास में तो बहुत सारे बच्चे कोविड पॉजिटिव हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी कल, ठीक है। मेथड 2 या फिर टाइप 2 लिखो यहाँ पे, हाँ मेथड 2 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई लिख देता हूँ ना, ज़्यादा अच्छा लगता है, शॉर्ट एंड स्वीट, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। आज का पूरा लेक्चर वेरिएबल सेपरेबल पे डेडिकेटेड है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बस अपन एक शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ओके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx equals to f of x comma y upon g of x comma y is called, पहले परिभाषा लिख लो, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, पहले इंग्लिश में लिखवा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ f of x comma y and g of x comma y are both homogeneous equation। अच्छा, होमोजीनियस तो अपने को पता है क्या है, बट डिफरेंशियल के टर्म में वो क्या होता है वो अपन अभी सीखेंगे। आर बोथ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेम डिग्री, ठीक है। आसान सी भाषा में समझा दूंगा मैं आपको, पहले आप लिख लो इसको अंग्रेजी में। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ना कि होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द टाइप, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सिंपल एग्जांपल पहले देखते हैं अपन। मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स है हमारे पास, और ऊपर एक एक्स वाई का फंक्शन है और नीचे भी एक एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है। अगर हमको कभी भी ऐसी सिचुएशन मिलती है कि एक्स वाई का फंक्शन मिलता है न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो लेट अस से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई, ये है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन में आप ऊपर वाले टर्म्स को देखें, ऊपर वाले टर्म में देखें, पहला वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका डिग्री क्या है, इसका पावर क्या है 2, ऊपर वाला उसमें एक्स वाई स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर में भी पावर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी 2।
तो न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर लिखा है उसकी डिग्री कितनी है अपने पास 2 है। डिनोमिनेटर की बात करें तो x इंटू वाई है ना, x इंटू वाई है, तो x इंटू वाई में डिग्री कितनी हो जाएगी 2 अगेन। क्यों भाई? क्योंकि x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो दोनों की डिग्री या दोनों का पावर ऐड करोगे आप तो डिग्री आपको ओवरऑल 2 मिलेगी। ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ऊपर भी डिग्री 2 नीचे भी डिग्री 2, इसको अपन होमोजीनियस कहते हैं। ये आसान तरीका हो गया देखने का, जब अपने पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अवेलेबल हो तो दिस इज होमोजीनियस, है ना। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ठीक है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल 1 और एग्जांपल गिवन 2। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ऊपर डिग्री कितना है 2 और नीचे डिग्री कितना है 1, तो ऊपर और नीचे डिग्री सेम है क्या? नहीं है, तो दिस इज नॉट होमोजीनियस। मुझे पता है कम से कम 50% बच्चों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो उन महारथियों के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। ऊपर डिग्री कितनी है 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों की 2 2, तो डिग्री 2, और नीचे डिग्री कितनी है 1 और 1 मतलब 1। आप ऐड मत कर देना, बीच में प्लस का साइन है है ना। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था तो अपन ने ऐड कर दिया, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 1, तो सेम नहीं है, तो नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। एक और तरीका इसको देखने का जो है दैट इज डेफिनेशन 2, जो प्रॉपर डेफिनेशन और जो अच्छी डेफिनेशन है और जो एनसीईआरटी भी फॉलो करता है और जो मुझे भी बहुत पसंद है, वो वाली डेफिनेशन अपन अभी लिखने वाले। ठीक है। हाँ, तो वो डेफिनेशन अंग्रेजी में नहीं लिखवाऊंगा मैं, वो मैं आपको हिंदी में लिखवाने वाला हूँ। तो हिंदी में हम लिखते हैं, देखिए एक फंक्शन इस टाइप का एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको हम होमोजीनियस तब कहेंगे, जो बच्चा बहुत ध्यान से सुनेगा आज का लेक्चर आपके लिए एकदम वाइंड अप हो जाएगा यहाँ से। इट्स वेरी इजी थिंग टू स्टडी। अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई आए तो है ना, होमोजीनियस है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आप एक सिंपल सा चीज करो कि x की जगह दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां लैम्डा x रख दो, और जहां जहां y है वहां वहां लैम्डा y रख दो। जहां जहां x है वहां वहां लैम्डा x रख दो, जहां जहां y है वहां वहां लैम्डा y रख दो। और और ऐसा करने से क्या होगा कि आपने f ऑफ लैम्डा x और f ऑफ लैम्डा y क्रिएट कर दिया होगा। ठीक है ना, x की जगह लैम्डा x रख दिया और y की जगह लैम्डा y रख दिया। ठीक है। अगर ऐसा करने से पूरा का पूरा लैम्डा बाहर आ जाता है, पूरा का पूरा लैम्डा बाहर आ जाता है विथ सम पावर, कुछ पावर लेकर अगर बाहर आ जाता है तो, और अंदर फंक्शन रह जाता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखा और पूरा का पूरा लैम्डा बाहर आ जाता है विथ सम पावर, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। मैं समझा रहा हूं आपको, है ना, आप चिंता ना करें। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखिए कि मैं आपको कुछ एक f1 दे रहा हूं जो कि x और y का फंक्शन है। दोनों को x और y का फंक्शन होना जरूरी है। अपन ने ऊपर जो क्वेश्चन लिया था वही ले लेते हैं। अच्छा, इसको बाद में लेता हूं मैं, पहले थोड़ा डिफरेंट देता हूं फिर उसको ले लेंगे। जैसे कि वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसे तो हम लोग आंख के अंदर ही हमको देखकर समझ में आ रहा है, डिग्री टू मतलब सेम डिग्री। होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है सेम। होमो मतलब होता है सेम, तो होमोजीनियस मतलब सेम डिग्री। देख कर समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपको देखकर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखें और वाई की जगह लैम्डा वाई रखें, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई, तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्या है? दिस इज नथिंग बट f1 ऑफ एक्स वाई ही तो है।
और बाहर एक लैम्डा पूरा कॉमन आ गया 2 का पावर लेके, तो हमने जब x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखा तो पूरा का पूरा लैम्डा बाहर आ गया ना, और अंदर क्या रह गया, फंक्शन इटसेल्फ। तो ये होमोजीनियस है ना, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। So this is a homogeneous equation of degree 2। डिग्री 2 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि लैम्डा जो पावर लेकर आ रहा है वही डिग्री होती है। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर बाहर आया है इसलिए डिग्री 2 होगी। आ रही बात समझ में? ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अब इसमें मैं F2 ले लेता हूँ, F2 x, y। अच्छा, पता तो चल गया, चलो होमोजीनियस है ना, पता चल गया होमोजीनियस। उसके बाद क्या सर, व्हाट अबाउट दैट, व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन कल देखेंगे। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि होमोजीनियस कैसा दिखता है। हाँ, तो F2 ऑफ x, y अगर मैं आपको कुछ ऐसा दे देता हूँ 2x माइनस 3y, है ना, 2x माइनस 3y, तो अगर आप लैम्डा x और लैम्डा y डालते हो, F2 लैम्डा x लैम्डा y, तो आ जाएगा 2 लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 3y। ठीक है, तो लैम्डा बाहर आ गया, मतलब होमोजीनियस इक्वेशन है। लैम्डा पूरा बाहर आ गया ना, दिख रहा है आपको, और ये फंक्शन ऐसा हो गया ना, लैम्डा की पावर 1 और f फंक्शन इटसेल्फ सेम फंक्शन आ गया और लैम्डा बाहर, तो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। F3 x, y ये हो जाएगा cos ऑफ y बाई एक्स। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लैम्डा x रख दो, और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ लैम्डा y रख दो, और देखो कि क्या होता है। तो ये फंक्शन 3 जो लिखा है मैंने, इसमें x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रखा, तो क्या हो रहा है, cos ऑफ लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। लैम्डा लैम्डा कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कट रहा है, तो आपके पास क्या आ रहा है, cos ऑफ y बाई एक्स। तो क्या हमारे पास वही फंक्शन आ गया दोबारा, हमारे पास फंक्शन आ गया ना दोबारा, F3 ऑफ x, y सेम फंक्शन आ गया। अच्छा, लैम्डा बाहर नहीं आया अपने पास इस बार, तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, लैम्डा अंदर भी तो नहीं फंसा, ऐसा थोड़ी कि अंदर कहीं कैद हो गया लैम्डा, अंदर कैद नहीं होना चाहिए। आप समझ लो कि बाहर लैम्डा की पावर 0 है, ऐसा मान लो, बाहर लैम्डा की पावर 0 है, लैम्डा की पावर 0 है, तो इसको भी अपन होमोजीनियस ही कहेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, डिग्री 0 सॉरी, ऑफ डिग्री 0। ठीक है क्या, है ना। अच्छा, तो परिभाषा अपने को लिखनी है, लेकिन अब एक और क्वेश्चन और मैं आपको बता ही देता हूँ। मान लो मैंने आपको ऐसा फंक्शन दिया x, y साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ y, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऐसा लिख कर दिया। बताइए ये होमोजीनियस है, ओरली बता दीजिए क्या ये होमोजीनियस है। मतलब आपका लैम्डा अंदर फंसा नहीं रहना चाहिए, लैम्डा बाहर आ जाना चाहिए या कटपिट जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे लैम्डा पूरा बाहर आ गया, अंदर नहीं फंसा, फंक्शन के बाहर आ गया, दिख रहा है ना, ये फंक्शन के बाहर आ गया, पूरा फंक्शन के बाहर आ गया लैम्डा, और यहाँ पर भी फंक्शन के बाहर आ गया लैम्डा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह लैम्डा एक्स प्लस वाई की जगह लैम्डा वाई रखेंगे, तो हमारे पास फंक्शन जो आ रहा है उसमें लैम्डा बाहर नहीं आ पाएगा ना, लैम्डा बेचारा अंदर कैद हो गया, फंस गया। लैम्डा फंस गया अगर, तो इट इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है, नॉट होमोजीनियस। ओके, तो अपन ने होमोजीनियस का मतलब पहले अपन ने ऐसे सीखा मेथड 1 में कि डिग्री सेम होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, लेकिन फिर अपन ने सेकेंड मेथड में सीखा कि अगर सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो क्या करें। सिंपल तरीका है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई रखे, और लैम्डा बाहर आ जा रहा है अगर, तो होमोजीनियस है, खत्म, है ना। अच्छा, वो परिभाषा जो लिखनी है वो लिख लेते हैं। आई होप आपने इतना तो लिखा होगा, थोड़ी सी डेफिनेशन है वो लिख लूंगा मैं यहाँ पे। देखिए, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी homogeneous function of degree n, if
एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, वही चीज़ मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू लैम्डा की पावर में n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर एनी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, फॉर एनी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा बेसिकली एक झाड़ू है, उसको अपन अंदर डालते हैं और वो कचरा निकाल के बाहर दे देता है ना। देखो अपने झाड़ू को अंदर डाला और सारा का सारा कचरा वो पावर में लेकर आ गया कि साहब ये रहा पावर, है ना। तो ये लिख कर रखो, इट्स अ सिंपल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल डेफिनेशन। बाकी इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो अपन कल देखें। आज मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा था होमोजेनियस का, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो अपन कल देखेंगे, ठीक है। तो ये अपना कल खत्म हो जाएगा होमोजेनियस। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं बताता रहा हूँ आपको, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो ये होमोजेनियस अपना कल खत्म हो जाएगा, फिर फाइनली अपन LDE पढ़ेंगे जो थोड़ा सा लंबा टॉपिक। तो होमोजेनियस अपना हो सकता है कल या परसों तक चले, एंड देन वी आर जस्ट 2-3 लेक्चर्स अवे, ठीक है। तो आप इतना लिख ले। अब आपका होमवर्क आज जो रहेगा, ओके, दैट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशन का मॉड्यूल। हाँ जी, आपने ये क्वेश्चंस ये सब टाइप कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मॉड्यूल है, मैं उसके बहुत कम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन के मॉड्यूल में आपको डिग्री एंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको पूरा कंप्लीट करना है। ऑर्डर एंड डिग्री वाला पूरा कंप्लीट करना है आपको। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 30 मिनट्स। ऑर्डर एंड डिग्री तो मैं बता रहा हूँ ना, स्टूडेंट्स जो भी होते हैं मेरे ओरली बता देते। ऑर्डर एंड डिग्री आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पहली बात तो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना, बस वही वाले क्वेश्चन है, 30 मिनट्स में कर लो। और वेरिएबल सेपरेबल पे आएंगे फिर अपन अगला। वेरिएबल सेपरेबल के आपको फर्स्ट 7 क्वेश्चन करने, ठीक है। आज करेंगे। अगर आपने सोचा कि ये होमवर्क मैं कल भी कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है, तो आप खत्म, आपका खेल ही खत्म, है ना। ये ऐसा टॉपिक है जिसको हम रिवाइज ही नहीं करने वाले, ये हम आखिरी में पढ़ रहे हैं तो हमको याद रहना चाहिए ज़्यादा अच्छे से। तो इसको इतना अच्छे से पढ़ो कि रिवीजन भी यही है और फर्स्ट टाइम भी यही है, ठीक है। चलिए, और जिन बच्चों ने NCERT नहीं करा है, टुडे इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि होमवर्क भी कम है, 7 क्वेश्चन और वो सब डिग्री ऑर्डर, वो सब आप आराम से लेटे लेटे भी कर सकते हो बेड में, इतने ईजी क्वेश्चन है वो डिग्री ऑर्डर के। तो NCERT अच्छे से कीजिए। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है तो उसको छोड़ दो, थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है तो उसको आप सॉल्व करें। NCERT करोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, मैं आपको ये 1000 बार कह चुका हूँ, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों। टिल देन बाय एवरीवन एंड थैंक यू। अच्छा, कोई कुछ कह रहा है कमेंट पे? सर VS इज वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल टाइप है ना फर्स्ट मेथड, वेरिएबल सेपरेबल। इसके 7 क्वेश्चंस आप कर लीजिए, फर्स्ट 7 क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, सिर्फ 7 क्वेश्चन है तो आपको लोड नहीं होना चाहिए। प्लीज़ 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 आज कर लेना, मैं सबसे एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आप लोग करोगे नहीं, है ना। स्टेट बोर्ड वालों के लिए तो मॉड्यूल तो सबके लिए है ना। और बाकी स्टेट बोर्ड की बुक जो है वो अपन ने जितना कल सॉल्व करा उतना ही करना है आपको। अच्छा हाँ, मैंने आपको, ओहो हो, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग? अच्छा वो याद दिलाया, क्योंकि मैंने आपको कल वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन थोड़ी दिए थे, मेरे को तो ऐसा लगा कि मैंने वो दे दिए थे। तो आप लोग है ना NCERT में आप करें सॉल्व एक्सरसाइज 9.4। मॉड्यूल मत करो, ठीक है, मॉड्यूल मत करो। NCERT में 9.4 कर लो। और HSC में भी आप इसी का इक्विवेलेंट एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ क्या है। एक वो एक्सरसाइज जिसमें आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड होगा ना, वो वाली एक्सरसाइज करना है आपको, ठीक है। डाउट आता है तो मेरे को मैसेज करना, ठीक है। सर मेरा नाम मत लेना, मार डालेंगे। एक बच्चा होता है ना कि सर और होमवर्क दो। नहीं नहीं, मैंने होमवर्क कम कर दिया ना, मॉड्यूल हटा दिया, जस्ट 9.4। इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, 1 आवर में हो जाएगा। और ये करोगे तो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये NCERT आप 9.4 कीजिए, मॉड्यूल अपन बाद में करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्डर एंड डिग्री एंड देन NCERT वेरिएबल सेपरेबल। तो 9.1 2 3 4 अभी अपने 4 हो गए। अब जिसने 3 तक नहीं करा है थोड़ा हार्डवर्क आज कर लेना है और कल कर लेना, ठीक है। फोकस ऑन NCERT फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट मॉड्यूल। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय एवरीवन। गोली नहीं मारेंगे साले को के हाँ क्या बोल रहे, बोलो।
ये तो मैं स्क्रीनशॉट लूंगा पक्का ये वाले चैट का। दिस विल बी अ मीम मटेरियल आफ्टरवर्ड्स। बाद में बताऊंगा, है ना, मैं आपकी जेई के पेपर के बाद बताऊंगा कि किसने कहा था होमवर्क पे। सर कौन था, नहीं यार ऐसा नाम नहीं, आई शुड प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी, है ना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। सर 100-200 ले लो, नाम बता दो ठीक है यार, मजाक मत करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो लाइक कर दो, नहीं भी देख रहे हो तो भी लाइक कर देना। बाय एवरीवन, थैंक यू।